ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। क्या देश के नायक, देश के महापुरुष भी राजनीतिक बंटवारा का विषय हो सकते हैं? क्या इतिहास के सहारे वर्तमान और भविष्य की राजनीति की जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल से पंडित नेहरू, सरदार पटेल और वीर सावरकर के नाम की चर्चा हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर की रैली में पीओके को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो पीओके हमारा होता। प्रधानमंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस ने कहा था कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल तब भी उठ रहे हैं कि क्या पीओके को लेकर उस वक्त भूल हुई थी। वहीं आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। वैसे तो वीर सावरकर को लेकर आमतौर पर विवाद की शुरुआत कांग्रेस की ओर से होती रही है। राहुल गांधी उन पर कई बार कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से सावरकर को लेकर चुप्पी है। शायद ये पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर हो सकता है, लेकिन बीजेपी सावरकर को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। आज महादंगल का सवाल है, देश के नायकों पर राजनीतिक बंटवारा क्यों? गड़े मुर्दे कब तक उखाड़े जाएंगे? विचारधारा के हिसाब से महापुरुषों का सम्मान क्यों? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले बयानों का दौर जिस तरह से चला है, वाल पलटवार सुनिए। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 1971 के युद्ध में आपके साथ एक सशक्त सोवियत रूस खड़ा था और मोदी जी आप तो अलग थलग अकेले पड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है, तो उस समय कोई था आपके साथ? नेपाल भी नहीं था, श्रीलंका भी नहीं था, भूटान जो इंदिरा जी ने विशेष संधि द्वारा सम्मिलित किया वो भी नहीं था। मैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, आप भले गाली दे दो, लेकिन तुम्हारी दादी जी ने डाक टिकट जारी किया। सावरकर साहब को हमने ये कहा है कि उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे? उसका जवाब ना फडणवीस जी के पास है, ना अमित शाह जी के पास है, ना मोदी जी के पास है। ज्यावेळी राहुल गांधी नाशिकमध्ये येतील तेव्हा त्यांच्या तोंडाला आम्ही काळं भासू, त्यांच्यापर्यंत जर पोहोचू दिलं नाही तर आम्ही त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करू आणि त्यांना दाखवून देऊ काय सावरकरांचे हिंदुत्ववादी सैनिक कसे असतात ते। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। तो देश के नायकों पर राजनीतिक बंटवारा क्यों, इसे मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि अलग अलग सियासत इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जारी है। खासतौर से पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन पहले मोदी का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देश के नायकों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखेंगे तो वास्तव में कई बड़ी भारी भूल क्या की गई है, जिसके कारण आज भी आम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुनिए नरेंद्र मोदी को। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। तो क्या पीओके को लेकर भारी भूल की गई, जिसका खामियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ा है?
कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ के विचारक के हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, आप प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ हैं। और साथ ही मौजूद है कृष्णा हेगड़े जी, आप प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, आपसे ही शुरुआत करते हुए उनकी ओर से दो टूक कहा गया कि सरदार पटेल की बात अगर मानी गई होती तो फिर आज परिस्थिति, इतिहास और भूगोल कुछ और रहता। भारी भूल हुई है इतिहास में, जिसका वर्तमान खामियाजा भुगत रहा है। राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका चित्रा। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली चीज तो ये है कि प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने जा रहे हैं। ये आज क्या नाम जो हमारे सामने आतंक का युद्ध है, इससे पहले 1948 से पहले और आज तक भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह में दही जम गई थी, या आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, या कान बहरे हो गए थे। 48 से लेके आज तक ये पन्ने इन्होंने नहीं खोले। आज ही ये पन्ने क्यों खोल रहे हैं? इसका स्पष्ट उत्तर आता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी, अपनी विफलता और अपनी कायरता इतिहास के पन्नों के पीछे गलत को छुपाना चाहते हैं। जैसे छिपकली जो है तमाम कीड़े खाकर के नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी अपनी निकम्मापन, कायरता, विफलता ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों के पीछे छुपाना चाहते हैं। भाई, ये अगर चर्चा आपको इतिहास पर करनी है तो आपको इतिहास में करनी चाहिए थी ना। हम इसके प्लस माइनस पे नहीं जाते। हमारा कोई शर्म का इतिहास नहीं, हमारा गर्व का इतिहास है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लंबी चर्चा घंटों की कर सकते हैं। इतिहास पर अगर बात ही नहीं करनी होती तो ये तीन इतिहास की किताबें क्यों पढ़ाई जाती? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास तो बताने और समझने की चीज है ना कि इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है। तो उसको लेकर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों? सुरेंद्र राजपूत जी, आपको तो गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की। आप भी बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं राजपूत साहब, अगर कोई गलती नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं। अब मैं पूछ लूंगी बीजेपी से कि वर्तमान को छुपाने के लिए इतिहास का सहारा लिया जा रहा है क्या? लेकिन इतिहास में भी गलतियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये बताइए। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं चित्रा जी। इतिहास का अगर पठन पाठन आपको करना है, क्लास को BA MA करने के लिए तो हर साल करना पड़ता है। आपको इतिहास की बातें करनी है तो ऐतिहासिक संदर्भों की बात की जाती है। जिस समय आप किसी युद्ध में असफल, विफलता और क्या नाम आपकी नीति, राजनीतिक, रणनीतिक आपकी भूल है, उसी समय आपको पटेल जी याद आते हैं, उसी समय आपको कश्मीर याद आता है। मेरा यह कहना है कि आज ही क्यों, आज से पहले क्यों नहीं? आज से 6 महीने पहले चित्रा ने ये डिबेट क्यों नहीं की? आज से 9 महीने पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले? हम तो एक दूसरे को 15-20 साल से जानते हैं ना। आज ही क्यों ये डिबेट हो रही? तो सवाल का उत्तर ये आता है कि हम POK ले सकते थे, हमारी सेनाएं, फौज हमारी बॉर्डर पर खड़ी थी, हमने 15 एयरबेस जो है पाकिस्तान के नष्ट कर दिए थे, 9 आतंकी अड्डे नष्ट कर दिए थे, पाकिस्तान की आतंकी सेना को घुटनों पर ला दिया था। शहबाज शरीफ क्या नाम चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ करके, सिंधु जल समझौता हमने रद्द कर दिया था। ऐसे में हमने जो वो किया, सीज फायर किया किसी तीसरे के कहने पर, जो हमने कायरता की, जो हमने रणनीतिक विफलता की और जो हमने डर दिखाया, उसकी वजह से आज की डेट में इतिहास के पन्नों के पीछे छुपने के लिए मजबूर है भारतीय। ठीक है, राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत का यह आरोप है कि वर्तमान की खामियों को ढकने के लिए इतिहास के पन्नों का आप लोग सहारा ले रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए चित्रा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्त वाक्य है कि अतीत का काला अध्याय वर्तमान में हर हमेशा यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है और जिसका जवाब देना पड़ता है। ये कांग्रेस का काला अध्याय, काला पाप है, जिसका जवाब इन्हें वर्षों वर्षों तक देने पड़ेंगे। आने वाले पीढ़ियों को हम याद भी दिलाते रहेंगे, चाहे वो इमरजेंसी लगाने की बात हो, चाहे इस देश का 2 भाग में बांटने की बात हो, चाहे POK को देने की बात हो। यह हमें इतिहास है, यह आईना है।
ये गुनाह है, ऐसे गुनाह है जो देश के साथ किए गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए किए गए हैं। ये इतिहास बताता है हमारा। तो उस गुनाहों से कैसे बच सकते हो आप? इतिहास तो आईना होता है चित्रा जी। हाँ, वो कह रहे हैं अभी क्यों बता रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। करोगे आपको दिखेगा। हाँ, कह रहे हैं इतिहास बहुत बताइए, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, अभी नहीं, मैं उनकी टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। शायद इनकी जानकारी कम है थोड़ा। यदि ये सुने होते, अभी जो संविधान सभा की जो बहस हो रही थी ना सदन के अंदर चित्रा जी, उस पे भी ये बहस आया था। जब धारा 370 हटाया जा रहा था ना, तब भी ये बहस आया था कि जो नेहरू जी ने किस ढंग से सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी थी। असल में क्या है कि इनको सुनने पढ़ने की आदतें कम है, इसलिए इनको पता नहीं चलता। ये हर दौर में जिक्र आता है और हर बार जो है इसी तरह कांग्रेस चिल्लाती है, क्योंकि इसकी दुखती नग है कांग्रेस की। दुखती नग पे हाथ रखना होता है। लेकिन अभी बोलते बोलते कांग्रेस के प्रवक्ता एक अच्छी बात कही, जो इनके मन की बात है। कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग, कैसा मुखौटा है इनके चेहरे का। अभी कह रहे जो विफलता है इस समय ऑपरेशन सिंदूर की, ये उसे विफल बता रहे। तो यही सच्चाई है इनकी। ये ऊपर से दिखाने की अलग बात है, लेकिन ये जो कहते तो है साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बाद एक दिन नहीं हुआ जब इन्होंने केवल सत्ता सरकार का नहीं, नेता प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, देश का विरोध करने से नहीं चुके, सेना का विरोध करने से नहीं चुके। ठीक है, एक एक टिप्पणी मैं सभी की ले लूंगी, उसके बाद राजपूत साहब आप आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि देश का विरोध करते, हाँ, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं। और ये जितना भी कह लें, इनके पाप छुपेंगे नहीं, क्योंकि जिस सिंधु समझौते को हमने समाप्त किया है, ये पाप भी कांग्रेस का है। ठीक है, ये पाप भी नेहरू का है। राजपूत साहब आप जवाब दीजिएगा आराम से, बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई सर। राकेश सिन्हा जी, सीधे अब आपके पास आते हुए मेरा ये सवाल है, वो नेहरू पर निशाना साधे, ये वीर सावरकर पर निशाना साधे, इस देश में क्या हो गया है? राजनीति में अब महापुरुषों का भी बंटवारा किया जाएगा क्या? अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से महापुरुषों को किया जा रहा है कि वो हमारे लिए नायक हैं, ये उनके लिए खलनायक हैं। राकेश सिन्हा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ विडंबना यह है कि यह दृष्टि नहीं बना पा रही इतिहास के प्रति। जहाँ तक वीर दामोदर सावरकर जी का सवाल है, जिन्हें वीर सावरकर जी के नाम से देश सम्मान करता है, उनके बारे में कांग्रेस की दृष्टि का एक उदाहरण देता हूं चित्रा जी। मैंने पहले भी एक डिबेट में ऐसा कहा था। 12 अगस्त 1966 को 1966 को राज्यसभा में एक सवाल उठा था सावरकर जी के संबंध में, और उस सवाल के जवाब देने वाले विद्याचरण शुक्ल थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से बहुत नज़दीक रहते थे, मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने गृह मंत्री के डिप्टी मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने जवाब दिया कि सावरकर जी को केंद्र सरकार ने डिस्क्रिशनरी ग्रांट से 3,900 रुपये दिए हैं, और महाराष्ट्र सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ 300 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता 2 वर्षों के लिए सितंबर 1966 से दिया गया है। अब केंद्र की सरकार, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, अब इंदिरा गांधी की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो महाराष्ट्र में थी और केंद्र में थी, वो सावरकर जी को डिस्क्रिशनरी ग्रांट से 3,900 रुपये देती है, 300 रुपये का महीना देती है। तो क्या गद्दार को ऐसा दिया गया? राहुल गांधी फैसला लें कि लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी से इस इतिहास को देख रहे थे, इंदिरा गांधी इतिहास को देख रहे थे, कि राहुल गांधी देख रहे हैं? एक। दूसरा, जहाँ तक सरदार पटेल का सवाल है, इन्होंने कहा कि अभी क्यों याद आए। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आते ही पहला काम किया, जो स्टैच्यू बनाने की बात की सरदार पटेल की, जो गुजरात में स्टैच्यू बना उनका, और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, वह क्यों बनाया गया? वह इसलिए नहीं बनाया गया कि सरदार पटेल का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उन रियासतों को एक करने में एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जब उन्होंने हैदराबाद को भारत में मर्ज करने की बात कही, ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, जिससे आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उस ऑपरेशन पोलो के विरोध में थे, वे निजाम के साथ खड़े थे। भोपाल स्टेट के मर्जर में भी जवाहरलाल नेहरू जी की आपत्ति थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की आपत्ति को अगर ध्यान दिया जाता, अगर सरदार पटेल नहीं होते इस पृष्ठभूमि में, तो एक पाकिस्तान बनाकर जवाहरलाल नेहरू जाते।
भारत के भीतर एक पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतिहास के प्रति दृष्टि बदली है। वे नायक, चाहे वो नायक का विचारधारा कुछ भी रहा हो, हमसे मतांतर रहा हो, हमारे खिलाफ रहा हो, लेकिन यदि राष्ट्र के हित में, लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने काम किया, उनके मृत्यु उपरांत उनका हम सम्मान करते हैं। मृत्यु के बाद सम्मान को तो घटता सूट कर देना नहीं। सर। एक उदाहरण और देता हूँ, वाजपेयी जी के वो उनकी ओर से हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इन जैसे शब्दों का जब इस्तेमाल, वो तो सूट करता है ना राकेश सिन्हा जी आप लोगों को। मैं सावरकर जी के बारे में बताता हूँ। देखो, उन्होंने जियो कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, और सावरकर जी ने जो एक लाइन खींची है राष्ट्रवाद की, वो उसका उत्तर राजपूत जी दे दें। वे यह बता दें कि सावरकर जी ने जो कहा था कि यदि मुस्लिम समुदाय और इस्लाम भारतीयता के अनुकूल नहीं होता है, यानी वो अपना धर्म नहीं बदले, आस्था नहीं बदले, भारत की संस्कृति को अपनाए। संस्कृति को अपनाने का तात्पर्य, मैं फिर इसको जोड़ता हूँ श्री आचार्य जे बी कृपलानी, सावरकर जी कृपलानी जी को जोड़ कर देखता हूँ। ठीक है। कृपलानी जी एक समाजवादी थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने, बस इसको पूरा कर दो, माइनॉरिटीज इन इंडिया नाम की किताब लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमान यहाँ के वेद, रामायण, पुराण, बाकी भारत की संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक दर्शन से जब तक अलग रहेंगे तब तक भारतीयता के नजदीक नहीं आएंगे। तो सावरकर जी ने ऐसा कौन सा गलत कहा, ऐसी कौन सी बात गलत कही जो कांग्रेस को लगता है कि देश के विरोध में है, धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल है? भारत के मुसलमानों को भारतीयता के नजदीक आना ही चाहिए। नहीं आने से एक समरसता का भाव और मुख्य धारा का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से ले लूंगी। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, बाकी भी 3 मेहमान हैं, एक टिप्पणी सभी की लेते हुए। राजकुमार भाटी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अगर सहूलियत के हिसाब से हम अपने अपने नायक चुनेंगे तो देश को कहां पर ले जाकर हम खत्म करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का नायक तो एक ही हो सकता है ना, अब उस पर आपके नायक कुछ और, कांग्रेस के कुछ और, बीजेपी के कुछ और, जनता कंफ्यूज कि वो अपना नायक फिर किसको बनाए। ये सहूलियत की पॉलिटिक्स हो रही है क्या देश के नायकों को लेकर? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि देश का नायक एक ही हो। देश के हमारे कई नायक भी हो सकते हैं और हैं। अलग अलग क्षेत्र में हमारे नायक हैं। सामाजिक समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, दलितों शोषितों के लिए जो काम किया, वो भी देश के नायक हैं। देश की आज़ादी के लिए जो महात्मा गांधी ने काम किया, शहीद भगत सिंह कुर्बान हो गए देश पे, वो भी हमारे नायक हैं। और नेहरू ने भी 10 साल से ज़्यादा जेल काटी, आज़ादी के लिए नेहरू जेल में रहे। इंदिरा जी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। राजीव गांधी की हत्या देश के लिए ही हुई। जो जिस परिवार के परिवार से 3-3 लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हो, आज उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाए, ये अपने आप में बहुत अजूबी बात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मित्र अक्सर नेहरू जी की आलोचना करते हैं और सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। तो राकेश सिन्हा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकी बहुत पढ़ने की आदत है। इन्होंने जरूर वो पत्र पढ़ा होगा जो सरदार पटेल जी ने 27 फरवरी 1948 को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था। मैं उस पत्र की पंक्तियां जू की तो पढ़ के सुना देता हूं चित्रा जी। सरदार पटेल जी ने अपने पत्र में लिखा कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा। गांधी जी की हत्या के बारे में कह रहे हैं वो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र सावरकर के सीधे मार्गदर्शन पर हिंदू महासभा के कट्टर वर्ग ने रचा और उसे अंजाम दिया। ऐसा लगता है कि इस साजिश में कोई 10 लोग शामिल थे। यह सच है कि उनकी हत्या का स्वागत आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने किया। अब मुझे राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी बताते हैं कि ये तो सरदार पटेल कह रहे हैं और वो उस समय देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के पास तो सटीक सूचना होती है। जो पुलिस ने जांच की होगी, जो सबूत मिले होंगे, वो गृह मंत्री को जरूर पता होंगे। तो सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर पाबंदी लगाई। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाते हुए लिखा कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गई। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास की चर्चा कर रहे हैं तो इतिहास हमें यह भी बताता है कि आजादी की लड़ाई से आरएसएस और महासभा दूर थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर जी विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का समर्थन कर रहे थे। तिरंगे झंडे का सावरकर जी ने विरोध किया था। भारत के संविधान का गोलवलकर जी ने लेख लिख के विरोध किया था कि हमें संविधान स्वीकार नहीं है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। अब वो आपका स्वागत है राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी, आपका मैं इस बात के लिए स्वागत करूंगा कि अब आपके विचार बदल गए हैं।
अब आप तिरंगे के समर्थक हैं, भारत के संविधान के समर्थक हैं, तो हम तो नहीं कहना चाहते कि आज भी हम आपको गलत ठहराएं। आज आप अपनी जगह सही है, झंडे को लेके और संविधान को लेके, मैं जवाब लेकिन इतिहास तो आपका कलंकित है। हाँ, आपने सरदार पटेल की चिट्ठी का जिक्र किया, सावरकर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में बाइज्जत इसी मामले में उनको कोर्ट की ओर से बरी भी कर दिया गया। इतिहास का यह भी तथ्य है, फरवरी 1949 की बात है। इस बात को भी राजकुमार भाटी जी जरूर ऐड करना चाहिए। लेकिन राकेश सिन्हा जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं महाराष्ट्र के मेहमानों के पास। सबूतों के अभाव में, हाँ, अब सबूत होंगे, सबूतों के पेश अभाव कर में दिए जाते तो फिर वही बात हो गई ना। आप ये कह रहे हैं कि सबूत थे गृह मंत्री के पास, फिर आप कह रहे हैं कि सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। सर, अगर देश की अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है तो उस बात को स्वीकार करना होगा, और आखिरी सत्य यही है। राजकुमार भाटी जी, ठीक है, आप जवाब दीजिए राकेश सिन्हा जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। देखिए, इस गांधी हत्या पर, जब गांधी जी की हत्या हुई तो स्वाभाविक है देश में ज्वार भाटा उठा, एक राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। सरदार पटेल का एक ऐसा पत्र है जिन्होंने भ्रांतियों के आधार पर पत्र लिखा। सरदार पटेल ने जो बाद में नेहरू जी को लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ये स्वीकार करने तैयार नहीं हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस किसी भी तरह से इसमें शामिल है। संघ ने 13 दिन अपनी शाखाएं स्थगित कर दी। मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं, कपूर कमीशन ने जो दीजिए राकेश जी, आप झूठ बोल रहे हैं, पत्र का रेफरेंस दीजिए, समाप्त कर दिया। आप एक बात जवाब दे दीजिए। नागपुर में और महाराष्ट्र में सिर्फ चित्पावन ब्राह्मणों के घरों को जला दिया जाना, उनकी संपत्ति लूट लिया जाना, ये जो 84 का दंगा हुआ, 48 में वही काम किया इन्होंने। और अब मुझे शर्म आती है, ये कहते हैं जब सावरकर जी का ये विरोध करते हैं, सावरकर जी ने जो त्याग किया, एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जो अंडमान के जेल में वह व्यक्ति सड़ता रहा, वह व्यक्ति भारत जेल से बाहर आने के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित करता रहा। सभी प्रकार की धारणाओं के बावजूद सावरकर जी आज नायक हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पूछ रहे हैं। संघ डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक की पद से इस्तीफा देकर, और आर्काइव का रिपोर्ट है, आर्काइव कहता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर हेडगेवार जी के भागीदारी के बाद विदर्भ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जान आ गई। देखिए, इतिहास को चयनित तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण से बड़े समाजवादी हो गए। 1977 में आरएसएस के कैंप में जाकर कहते हैं कि संघ यदि फासिस्ट है तो मैं फासिस्ट हूँ। जनसंघ के सम्मेलन में 1973 में जयप्रकाश गए। राधा कृष्णन संघ के रेवा में संघ की सभा में जाकर संघ की प्रशंसा करके आए। कुंदन मालवीय गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन नायकों ने देश को मॉडर्न भारत को बनाया, वे सभी नायक संघ के विचारधारा से जुड़े थे। और अंतिम बात में चित्रा जी इनको बताना, चित्रा जी एक अंतिम बात में समाप्त कर दूं। 17 सितंबर को जनवरी 17 दिसंबर को महात्मा गांधी संघ के कैंप में दिल्ली आए। 1 घंटे तक संघ के स्वयंसेवकों के साथ उनका जैसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ। महात्मा गांधी ने भाषण दिया। पूरे महात्मा गांधी की लेखनी में, पूरे महात्मा गांधी के भाषण में एक शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बता दीजिए। संघों को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हम किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगते। कोई सामान्य व्यक्ति हो कि बड़ा हो, हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है। फिर भी मैं कहता हूं, महात्मा गांधी का एक सेंटेंस कोट कर दीजिए। उनकी हत्या के बाद हरिजन अखबार ने नेहरू जी की आलोचना की कि संघ के पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। हरिजन अखबार के एडिटोरियल पढ़ लीजिए। अभी पढ़ा नहीं होगा, राजकुमार भाटी जी वो आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए पढ़ लीजिए हरिजन अखबार का एडिटोरियल। 20 सेकंड में जल्दी से आनंद दुबे जी, कृष्णा हेगड़े जी, उसके बाद शर्मा जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ। एक बार इन लोगों की बात हो जाए। चित्रा जी, मुझे दो पॉइंट बोलना है, मात्र छोटा छोटा 2 विषय बोलना है मुझे, जो एकदम इस समय प्रासंगिक है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, राजकुमार भाटी जी, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी के से तो ऊपर है नहीं, और या तो उससे बड़े ज्ञानी हो गए हैं तो अलग बात है समाजवादी। मैं अभी 25 अप्रैल 2025 का ये जज में जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की और जो कहा गया मैं वो सुना रहा हूं। मात्र चित्रा जी, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस ने क्या कहा है राहुल गांधी के ऊपर, जो राहुल गांधी वीर सावरकर का मसला चल रहा था, उस संदर्भ में क्या कहा है। राहुल गांधी को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, पहले तो एक टिप्पणी उनकी आई कि न राहुल गांधी को इतिहास और भूगोल की कोई जानकारी नहीं है। दूसरी आई
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप एक राजनेता हैं, आपको इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनके वकील ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि जानबूझ के नहीं किया था। ऐसा मत करो, अगर आपका इरादा ऐसा नहीं था तो ये टिप्पणी, क्योंकि हम आपके खिलाफ चल रहे मुकदमे में कार्रवाई पर स्टे तो देंगे, लेकिन आपको ऐसे बयान देने से रोकेंगे। और क्या राहुल गांधी एक मिनट कहां बोल रहे हैं? अरे भैया, नहीं रहे ना, सावरकर को लेकर कहां बोला उसके बाद? हाँ, वो दिख रहा है मुझे। नहीं, क्यों नहीं बोल रहे, ये समझने लायक सारी चीजें, सारा समय आपके पास भाजपा और भाजपा के समर्थकों के लिए है, कांग्रेस के लिए आपके पास समय नहीं। आ रही हूँ राजपूत साहब, लाइव डिबेट हो रही है, आराम से के शर्मा जी इस तरह की दे रहा है ना वो। पहले तो आप कह रही थी 6 के 6 सब मित्रों को देना है, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे, समय देंगे। राजपूत जी, इतना उतावला होना ठीक है ना? ये तो आप आपका ये किस तरीके से आप स्टूडियो में बैठ करके नैतिक बेईमानी करती हैं। बात तो पूरी करने नहीं, नैतिक बेईमानी बेईमानी कर रही हूँ या कितनी ईमानदारी कर रही हूँ? सुरेंद्र राजपूत से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपना नैतिक बेईमानी कर रही है, मेरा स्पष्ट आरोप है। आप अपना सर्टिफिकेट, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, मुझे कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। अब मेरा डिबेट खराब करना हो तो आप चिल्लाते रहिए लगातार। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा डिबेट खराब करना हो तो आप चिल्लाते रहिए लगातार। खराब नहीं करना आपका डिबेट, मुझे शौक नहीं है आपके डिबेट में ना आने का ना खराब करने का, लेकिन खराब करने का तो शौक दिख रहा है मुझे कि पहले सारे मेहमानों को ले लूं, तब मैं दोबारा से एक काम कीजिए, आकर आप एंकर की कुर्सी पर बैठ जाइए और उसके बाद आप ही डिबेट कर लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही कर लीजिए, आप ही एंकर बन जाइए, उसके बाद आप ये आवाज धीमी कीजिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है सुरेंद्र राजपूत जी, ये तेवर कहीं और दिखाइएगा, ये तेवर मुझ पर बिल्कुल नहीं चलेंगे। डिबेट में ये जिम्मेदारी होती है एंकर की कि अगर झूठे या सही आरोप लग रहे हैं तो एक बार उसका क्रॉस तुरंत कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद समय नहीं होता है। प्लीज ये तेवर कहीं और दिखाइएगा, ये तेवर कहीं और दिखाइएगा सुरेंद्र राजपूत जी। ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा आपका सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज ये तेवर किसी और को दिखाइएगा। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है, मुझे नहीं पता सुरेंद्र राजपूत जी आप लोगों को क्या हो गया है। राजकुमार भाटी अच्छी बातें कह रहे थे, उनको ज्यादा समय दे दिया तो आपको चिढ़ होने लगी। अरे आप ही के सपोर्टर है ना वो, इंडिया गठबंधन में आप ही के हिस्सा हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, उनकी बात मैं सुन रही थी, उसका क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी था। अब वो ज्यादा कैसे बोल गए राजकुमार भाटी, इस पर सुरेंद्र राजपूत को चिढ़ होने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती आपका ऐसे में। के शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, आनंद दुबे जी अब आपके पास आते हुए, क्योंकि वीर सावरकर सबसे ज्यादा अगर कहीं पॉलिटिक्स होती है इस मुद्दे को लेकर तो वो महाराष्ट्र है। अब आनंद दुबे जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी को सावरकर पर जो सलाह उद्धव ठाकरे दे रहे हैं या आपकी पार्टी दे रही है, वही सलाह राहुल गांधी और उनकी पार्टी को क्यों नहीं दे देते आप लोग? क्यों नहीं बताते कि सावरकर वीर हैं? पहले अपने गठबंधन को लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं और बीजेपी से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको आप आके भारत रत्न दीजिए। पहले खुद तय कर लीजिए ना अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। आज देशभक्त वीर सावरकर जी की जयंती है, हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनको भारत रत्न देगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, हम तो अपने सभी महापुरुषों का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आदरणीय है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी आदरणीय है। लेकिन दुख तब होता है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के नहीं हैं, वो महापुरुषों में भी भेदभाव करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तारीफ करते हैं। आप बताइए कि पीओके 77 साल पुराना एक हमारे दिल में रोज चोट पहुंचाने वाला विषय है, वो हमारा अपनी भूमि है, हमारी मातृभूमि है। ये शुभ अवसर था 2025 में, हम उसे ले सकते थे। एकदम अगले पायदान पर खड़े थे, पाकिस्तान की नानी याद आ गई थी, हमने नस्तो नाबूद करना शुरू भी कर दिया था, आतंकवादियों का खात्मा भी शुरू किया था और हमारी सेना ने जो शौर्य, जो पराक्रम दिखाया कि इस बार पूरा अवसर था, पूरी दुनिया निगाह लगाए बैठी थी और करीब करीब सब भारत के साथ खड़े थे, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कहाँ चूक हो गई? क्यों हम पीओके नहीं ले पाए? किससे पूछना था? पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूरा विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, कह रहा है एक सुर में जो करना है प्रधानमंत्री जी करिए, हम आपके साथ हैं। जब घरेलू राजनीति का समय आएगा तब हम आपस में लड़ लेंगे। आज हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, आपके साथ खड़े होने आए हैं। कहां चूक हुई ये आज तक न देश की जनता को पता चल पा रहा है, न तो विपक्ष को पता चल पा रहा है। दूसरा,
बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए हमें क्या करना था? हमें बलूचिस्तान को सैन्य मदद ही तो करनी थी। वहां भी कूटनीतिक ढंग से हम चूक गए, तो बलूचिस्तान भी अलग नहीं करवा पाए, पीओके भी नहीं ले आ पाए। 2025 में हम बैठे हैं, विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री जी 77 साल पहले 1947 की बात करते हैं, उस समय क्या हुआ, पीओके में क्या हुआ, राजा हरि सिंह जी कैसे बात कर रहे थे, किसका दबाव था, माउंटबेटन ने कैसे नेहरू जी से बात की। ये सारी इतिहास की बातें आज लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। आज लोग सुनना पसंद कर रहे हैं कि 2025 का भारत, जिससे आंख मिलाओगे तो आंख दिखाएगा और अगर प्रेम करोगे तो प्रेम करेगा, वो भारत पीओके लेते कैसे चूक गया? ये किसकी विफलता है? पाकिस्तान को हमने नानी याद दिला दी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब फेल हो गए मोदी जी तब इतिहास का सहारा ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं 2025 का भारत नया भारत है। अब 11 साल से तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है, वहीं आपके इंडिया गठबंधन के साथ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपको वीर सावरकर को दिलाना है भारत रत्न, इंडिया गठबंधन के साथ ही उनको कायर बताते हैं। आनंद दुबे जी, पहले अपने तय तो कर लीजिए, साथियों के साथ मिलकर चाहते क्या है आप लोग? चित भी मेरी, पट भी मेरी, इधर भी रहेंगे उधर का भी देखेंगे, ये कैसे चलेगा दुबे साहब? देश सबसे पहले, देश मेरा देश सबसे पहले, मेरा देश सबसे पहले। चित्रा जी, राजनीति गई सड़क, मतलब साइड में कर दीजिए आप उसको। राजनीति इसमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ही विषय, मेरा देश, मेरा देश सबसे पहले। और देश इस समय पीओके चाह रहा है, किसी भी हेम केम प्रकरण हमें पीओके चाहिए। 77 साल का दर्द हम बर्दाश्त अब नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहिए सरकार को विपक्ष से? सरकार कहे, पूरा विपक्ष पल के बिछाए उनके साथ खड़ा है। उन्होंने डेलीगेशन भेजा, हर पार्टियों ने दिल खोलकर डेलीगेशन में हिस्सा लिया, हमारी पार्टी भी गई है, सब लोग गए हैं, बात कर रहे हैं, डंका बज रहा है भारत का। तो भारत का डंका बजना किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का विषय है। किसी एक व्यक्ति तक इसे केंद्र बिंदु में आधारित नहीं करना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। बहुत नरेंद्र मोदी जी शिवसेना का वर्जन जानते उद्धव ठाकरे गुट का, आप कह रहे हैं दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। सर, आपका दिल कहीं और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी से मैं पहले जवाब ले लेती हूँ। हेगड़े साहब, आप लोगों के पास आज शानदार मौका था ना, भारत रत्न वीर सावरकर को क्यों नहीं दे देती है सरकार? आप दे देते, फिर उनका मुंह बंद हो जाता, वो सवाल नहीं पूछते, वो आपकी भी पीठ थपथपाते। मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं ना हेगड़े साहब? देखिए, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का क्या रोल था उन्होंने कहा है, और उनको भी बिल्कुल देना चाहिए और देंगे भी आगे चलकर। लेकिन ये जो लोग हैं, उद्धव ठाकरे जी के लोग, ये सावरकर जी के लिए भारत रत्न तो मांगते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी अपमान करते हैं उनको कुछ नहीं कह सकते। सुरेंद्र राजपूत जी और हमारे आनंद दुबे जी कह रहे थे कि भाई कायरता की आड़ में हमारे नेता छुपे हैं। क्या चूक हुई मैं बताता हूँ। बालाकोट एयर स्ट्राइक किसने किया? मोदी जी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान पे हमला किसने किया? मोदी जी ने किया, उनके सरकार ने किया। अरे मुंबई बम ब्लास्ट में 26/11 में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। मुंबई बस ब्लास्ट में क्या किया? कुछ नहीं किया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में क्या किया? कुछ नहीं किया। सैकड़ों आतंकवादी हमला आपके कार्यकाल में, आपके राज में हुए, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कायर आप हो और बहादुर हम हैं। हम पाकिस्तान को घुस के मारे हैं, एक बार नहीं लगातार मारते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जवाब देना चाहता हूं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में कहा, शांति से रहो, रोटी खाओ, नहीं तो हमारा गोली खाओ। ये एकदम स्ट्रॉन्ग संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। और आप कहते हैं, मैं कहता हूं, हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री हुए हैं। सभी संस्था, नेहरू गांधी फैमिली, सभी एयरपोर्ट, सभी पोर्ट, नेहरू गांधी फैमिली। अपमान किसका किया? पटेल साहब का किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का किया, स्वतंत्र वीर सावरकर का किया, शास्त्री जी का किया, सबका किया। आपने अपमान किया और आप हमको बोल रहे हो। और आज जो हमारी नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है, दुनिया को डंका देने वाली नेतृत्व है। और आप कह रहे हैं कि भारत जो हमारी इस सदी में सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो हम होके रहे हैं और आज भी है। और आज पूरा भारत को विश्व जानता है और भारत की ताकत को भी विश्व जान चुका है। इसके लिए पाकिस्तान को अपने घुटने पर बैठनी पड़ी और वहां पर माफी मांगकर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है उनको फोन कर कहना पड़ा। तो पूछा जा रहा है पीओके क्यों नहीं ले लिया आपने?
और ये भारत रत्न पर मैंने सवाल पूछा था, क्यों नहीं वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग शिंदे गुट की ओर से की जाती है, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से क्यों नहीं मांग की जाती है सरकार से? चित्रा जी, पीओके हो या बलूचिस्तान, वो टीवी शो पे नहीं होता है। हाँ। जब होता है वो होके ही रहेगा और हमारी सरकार करके जाएगी। ठीक है दुबे जी, 5 सेकंड में आप बोल लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, प्लीज आप थोड़ा नाराज मत होइएगा। अब 5 सेकंड में जल्दी से, 5 ही सेकंड मांगा है, बोलिए। चित्रा जी, जब हम किसी पड़ोसी मुल्क से लड़ते हैं, हमारी सेना लड़ती है। जब 26/11 का हमला हुआ तो अजमल कसाब को जिंदा हमारे पुलिस के जवान ने पकड़ा। वहां सरकारें नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती। इतने गंभीर विषय पे कृष्णा हेगड़े जी को क्या जानकारी नहीं है? जब बात देश की हो जाए, बात सेना की हो जाए, बात पुलिस की हो जाए, तब सब कुछ पीछे हो जाता है, केवल वो आगे रहते हैं। तो इसमें राजनीति न कीजिए। उसी अजमल कसाब को फांसी देने का काम सरकार ने किया ना, किसी भूत ने फांसी नहीं दिया। ठीक है, जो मौजूदा सुरेंद्र राजपूत उसने फांसी पर चढ़ाया है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए थे, आपने सवाल सुन लिया, आप जवाब दे दें प्लीज। शुक्रिया चित्रा। 3-4 चीजें राकेश सिन्हा जी ने पूछी, तो राकेश सिन्हा जी को उस पत्र का भी ध्यान होगा जो उन्होंने नेहरू को लिखा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद मेरे नेता नेहरू हैं। इसके बाद कि सारी चीजें बंद हो जाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पटेल को अपना आदर्श मानती है तो अपना नेता नेहरू को माने, हम मान लेंगे इसकी बात। दूसरी बात, सावरकर जी के लिए बड़ी बड़ी बातें, हम और इतिहास में नहीं जाना चाहते। सावरकर जी पर डाक टिकट भी हम ही लोगों ने किया था। सावरकर जी पर एक ही चीज बता देना, सावरकर जी तो शायद राकेश सिन्हा जी 67 तक जिंदा रहे। 66 आप 1948 से लेके 1967 तक, हाँ 66 तक, 1948 से लेके 1966 तक जनसंघ के एक कार्यक्रम में, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए, एक में। किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में आप सावरकर जी की फोटो दिखा दीजिए। अरे सावरकर जी के नाम पे आप लोग भिखारी की तरीके से वोट मांगते हैं। 66 तक जब तक जिंदा थे सावरकर, उनको पूछने कोई नहीं गया, पेंशन दी तो भी कांग्रेस ने दी। इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। मूल रूप से आप लोग सिर्फ भिखारी हैं वोटों के, वैचारिक रूप से दरिद्र लोग हैं आप। इस चीज को, मुद्दा क्या है? मुद्दा आज महापुरुषों के नाम पर अपनी कायरता छुपा रहे हैं। अभी चित्रा कह रही थी कि मोदी जी का, भाई सिंदूर ऑपरेशन, सेना के ऑपरेशन पर किसी ने कोई सवाल नहीं। सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमने बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना तो पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, सेना बलूचिस्तान को आजाद करने को तैयार खड़ी थी। आखिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सेना का सीज फायर हुआ? जैसे आप इतिहास आज पढ़ रहे हैं ना, राकेश सिन्हा जी, के शर्मा तो कहना बेकार है, जैसे आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, क्या नाम, और अमित शाह जी पढ़ रहे, भविष्य में यह भी पढ़ा जाएगा कि जब हमारी सेना पीओके को लेने को तैयार खड़ी थी, उस वक्त अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीओके क्यों नहीं लिया। 3 दिन अगर और युद्ध होता, जैसे जवाहरलाल जी के लिए कहा था अमित शाह जी ने कि 3 दिन और युद्ध होता तो पीओके हमारा होता, तो आप भविष्य में यह भी इतिहास पढ़ाया जाएगा। चित्रा, आप ही बहस करेंगी, हो सकता है आपके बच्चे बहस करें, लेकिन यह इतिहास पढ़ाया जाएगा अगर 3 दिन और हमारा युद्ध हो जाता तो पीओके हमारा होता। अरे एंकर नहीं हो सकता, अरे सुनिए, एंकर नहीं बनेंगे तो चैनल के हेड बनेंगे, भगवान करेगा चैनल चलाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया, इसका नाम दुनिया का बढ़िया, तब तो स्काई नेट भी आ जाएगा ना। तो आप मेरी बात समझिए, उस वक्त लोग ये कहेंगे कि अगर 3 दिन और युद्ध हो गया होता, 3 दिन, तो आज जो है हमारे पास पीओके होता। आप अपनी कायरता छुपा रहे हैं। आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस को भेज रहे हैं, हम सब तैयार हैं, लेकिन 73 देशों में 126 यात्रा करने के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी साथी नहीं मिलता, तो क्या यह विदेश नीति की विफलता नहीं है? नहीं मानी जाएगी विदेश नीति की विफलता? उधार का सिंदूर लगा करके सुहागिन बन रहे हो। पटेल तो हमारे, मानो पटेल को नेता। अगर आप पटेल को नेता मानते हो तो नेहरू को भी नेता मानो, अगर आप में वो है तो। लेकिन आप में चूंकि इतिहास के पन्नों में गड़बड़ करके अपनी शर्म को छुपाते हैं आप, अपनी कायरता को छुपाते हैं आप, अपने डरपोक पने को छुपाते हैं आप। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है चित्रा जी कि आज की डेट में जिस तरीके से ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की सेना की सफलता को क्या नाम भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक विफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो
या कोई हो, आज की डेट में कैसे हिम्मत पड़ रही है उसकी कि मैंने युद्ध सीज फायर कराया? कैसे उसकी हिम्मत पड़ रही है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनको शहबाज शरीफ के बराबर ग्रेट लीडर कह रहा है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का सेना की कठपुतली है, क्या मेरे प्रधानमंत्री तो जनता के चुने हुए सेवक है ना? उन दोनों को कह रहा कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकल रहा हो, एक शब्द तो हमें बता दीजिए। दूसरी तरफ कह रहे चीन के छोटे छोटे जो क्या नाम वो गणेश जी छोटे आंखें हो रही हैं। अरे भाई, सरदार पटेल की आपने आंखें छोटी कर दी चीन से मूर्ति बनवा करके, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी। ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति चीन में क्यों बनवाई? आज की डेट में कह रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी 1500 साल पुराना भारत और पाकिस्तान का झगड़ा है कश्मीर को लेकर, तो उनके तो अब पता नहीं कहां से वो जानकारी 1500 साल पुराना झगड़ा वो बता रहे हैं, तो वो तो जानकारी कहां से ले आते हैं ये तो ट्रंप ही जाने। हालांकि मध्यस्थता की बात पर कई अलग अलग, ठीक है सर, आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण है। के शर्मा जी जवाब देंगे, राकेश सिन्हा जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, देखिए, एक बात को अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 3 बार दोहराया कि जब पटेल जी ने नेहरू जी को नेता मानते हैं तो आप जो है नेहरू को मानिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जब पत्र लिखकर सावरकर जी को इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, तो आपके मुंह में आप क्यों गालियां बकते हो सावरकर जी को? शर्म नहीं आती आपको? इंदिरा गांधी आपकी नेता नहीं थी? हमने कोई क्या थी इंदिरा गांधी? सावरकर को कोई अभी आप अभी 3 मिनट के अंदर सुनिए सर, शांति रखिए। अभी आप बोलते हुए इतने शब्दों का प्रयोग किए हैं कि ये गाली गलौज और शब्दों से सरकना और आपकी बौखलाहट और हताशा। लेकिन मैं एक बात और पूछ रहे हैं, आप क्यों नेता नहीं? मैं चित्रा जी सुनिए अपनी बात, शांति सर, हाँ, मैं एक चीज और कोट करता हूं जो उस समय मैं एक लाइन नहीं बोल पाया। क्यों राहुल गांधी की बोलती बंद है? सावरकर जी को जो इतना पानित कर रहे थे, गद्दार से, माफी वीर से जो शब्दों से नवाज रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को इस राहुल गांधी को समझाया। ये कहा है, मैं पढ़ देता हूं लाइन, अगर आपने आगे से कोई भी ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। यह फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। एक सबसे पुराने पार्टी का नेता देश का, उसको सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फटकार लगाए और उसे शर्म तक ना आए और वो माफी तक ना मांगे, इससे ज्यादा शर्मनाक कांग्रेस हो नहीं सकती। वो पहले भी माफी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन ये राहुल गांधी आदतन हैं और उसके बाद से डरे हुए आज बोल नहीं पा रहे हैं वीर सावरकर पर, नहीं तो रोजाना गाली। और ये शिवसेना ये नौटंकी कर रही है। इनका दोहरा चरित्र देखिए। जो इस महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी वीर सावरकर जी को अपमानित कर रहे थे, उसी कांग्रेस के नेताओं की स्तुति गान में उद्धव ठाकरे लिटे हुए हैं। क्या है पूज्य बाला साहब ठाकरे के विचारधारा? चित्रा जी, कहां ने जाके जो है तिरंजलि दे दिया आप लोगों ने? सेकंड बनता है ये दोगला चरित्र कहां से लाया? अब मैं तीसरी बात सावरकर को मैं तीसरी बात बताता हूं। कोई अगर इन्होंने एक सवाल का जवाब लीजिए, मैं बताता हूं सर, मैं आपको बता दूं। अरे भाई, तुम्हारा नेता जो है जनता को और आरएसएस के किसी मंच पर सावरकर दिखा दीजिए। अपनी सर, मैं तो माफी मांगू। जल्दी से आप लोग बात खत्म कीजिए। राकेश सिन्हा जी के पास आने। के शर्मा जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। और आरएसएस के किसी मंच मैं इसी ठीक है, मैं इसी बात पर कह रहा हूं। और एक बात और बता देना चाहता हूं पूरे देश को सर, इसी आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, ये जो बार बार झूठा आरोप आरएसएस पे लगता है ना कि 3 बार, ठीक है, कांग्रेस ने पूर्वाग्रह के कारण 3 बार आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन प्रतिबंध को हटाया किसने चित्रा जी? देश के सबसे बड़े न्यायालय, अरे 2 बार आपके मानस पिता पटेल जी ने लगाया था भाई। यदि इनके लगाया हुआ पटेल जी, अरे भाई चुप रहो यार, मानस पिता बोलते हैं, आराम से अपनी बारी जल्दी से। अरे पटेल जी ने लगाया था, सिर्फ याद दिला रहे के भाई, काहे गुस्सा हो रहे हो? सुन रहे थे, प्लीज अपनी बारी में ऐसे नहीं हो सकता। के शर्मा जी अपनी बात खत्म। मैं बता रहा हूं सर, आपकी सरकार, आप ही की सरकार थी ना साहब, आप ही की सरकार थी ना। अरे पटेल जी आपके मानस पिता थे, तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया? अरे भाई
अरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर, वो तो बाद में उन्होंने पत्र लिख के कह भी दिया कि भ्रांति के कारण से हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया भ्रांति कारण तो से सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत कौन साबित हुआ? चित्रा जी राकेश नहीं, चित्रा जी गलत कौन साबित हुआ? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ठीक है। राहुल गांधी को जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है उसके बाद से लगातार वो सावरकर पर चुप है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आ रही हूँ, राकेश सिन्हा जी के पास जाना है, राजकुमार भाटी जी के पास जाना है, लेकिन उसके पहले दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि सावरकर ऐसे पहले भारतीय बैरिस्टर थे जिनके उग्र विचारों के चलते ब्रिटेन ने डिग्री देने से मना किया था। पहले भारतीय लेखक जिनके पुस्तकों के छपने से पहले ही 2 देशों की सरकारों ने पाबंदी लगा दी थी। पहले कैदी जिनकी रिहाई का मुकदमा हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वो एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने उच्च कोटि के काव्य, नाटक, उपन्यास के अलावा इतिहास, राजनीति पर भी बहुत सारे पांडित्यपूर्ण मौलिक ग्रंथों की भी रचना की थी। आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, और जिसका जिक्र बार बार के सिन्हा कर रहे हैं, ये खुद इंदिरा गांधी की ओर से भी इस बात को स्वीकार किया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने जब एक अलग नैरेटिव चलाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी आई थी जिसका जिक्र के शर्मा जी ने कर दिया है। लेकिन अब मैं सीधे आपके पास आते हुए राकेश सिन्हा जी, जो सवाल सुरेंद्र राजपूत उठा रहे थे, सबसे बड़ा मौलिक सवाल यही है कि अगर सावरकर को लेकर इस तरह की स्थिति रही है कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं में, तो फिर राहुल गांधी उस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इस पर इतनी राजनीति क्यों चलती है देश की सियासत में? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई कि सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को नेता माना और तो बीजेपी को भी नेता मान लेना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी महात्मा गांधी की हत्या से कुछ दिनों पूर्व अजमेर में दंगा हुआ था और अजमेर में दंगा में वहाँ चीफ सेक्रेटरी शंकर प्रसाद थे और नेहरू और पटेल दोनों इस तरह से आमने सामने आ गए थे कि दोनों ने अपना इस्तीफा महात्मा गांधी को भेज दिया था। पटेल ने कहा था कि मैं आपके कैबिनेट में काम करने के उपयुक्त नहीं हूँ, मेरे पास मेरिट नहीं है। नेहरू जी ने लिखा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप जैसे लोगों का मैं प्रधानमंत्री बन सकूँ। वो तो गांधी जी की हत्या हो गई, देश में एक ऐसी आपात स्थिति पैदा हो गई, पूरा देश मरमाहत था कि ये राजनीतिक लड़ाई बंद हो गई। इतिहास के पृष्ठों से इसको मत छिपाइए। पटेल का स्वाभिमान नहीं, जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी थी तो नेहरू जी को कितने कांग्रेस प्रोविंसेस ने सपोर्ट किया? राजपूत जी ये भी तो बता दीजिए, आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी कि पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? नेहरू ने क्या जाल बिछाई? विषयांतर मत जो महात्मा देखिए, एक बात जान लीजिए, इतिहास के किताबों में बंद उनकी बात हो जाए 1946 के और 1948 को आप जैसे के शर्मा करे कोई बात सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आप जैसा आदमी करे तो उचित नहीं। अध्यक्ष बने, उनका विरोध हुआ और मंच पर जाने से पहले यह आरोप लगा कि वो बुखार में आए हैं तो प्याज को छिपा कर लाए। मैंने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया। यह सर्वेंट ऑफ इंडिया अखबार में आया, जो गोपाल कृष्ण गोखले का अखबार था। अंत में डॉक्टर हल्दर हेल्थ मिनिस्टर थे, बंबई के डॉक्टर भी थे, उनका बुखार चेक किया। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दिखाया कि प्याज नहीं छिपाया है। कांग्रेस की राजनीति में नेहरूवादियों ने इस तरह के काम किए हैं जिसको इतिहास के पन्नों से निकाल कर फेंका जाएगा। इतिहास में वह बातें आएंगी, उनके असली चेहरे दिखाए जाएंगे। हम नेहरू जी के व्यक्तित्व का विरोध नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी ने जो काम किया वो इस देश को कहाँ ले गया हमें मालूम है। नेहरू जी 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खोने वाला कौन सा शख्स था? कांग्रेस का शासन रहा 62 के युद्ध के बाद, क्यों नहीं 48,000 वर्ग किलोमीटर लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया मनमोहन सिंह जी ने। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? एंटोनी साहब थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीन आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडो चाइना बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, चित्रा जी सारा इन्होंने ईरान से तुरान तक की बातें कर ली। ये नहीं बताया कि जनसंघ के मंच पर क्यों नहीं थे, क्यों नहीं बुलाया गया सावरकर जी को? सुन तो लीजिए, पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाया गया बताइए। आरएसएस की मीटिंग में क्यों नहीं सावरकर जी को बुलाया गया? राकेश सिन्हा जी अपनी बात खत्म करेंगे। सवाल का जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्रियों का अपमान कराया, देश का अपमान कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सवाल का जवाब तो दुनिया में सम्मान दिलाया है। सवाल का जवाब नहीं देंगे। दुनिया के इतिहास में हम कह रहे हैं नेहरू के नाम गांधी से लिखा जाएगा। उन्होंने नेता माना। राजकुमार भाटी जी, वक्त कम है, उनकी बात नहीं हो पाएगी। राजकुमार भाटी जी, आनंद दुबे जी उसके बाद आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ दुबे जी। राजकुमार भाटी जी, चित्रा जी 5 सेकंड। नहीं, मैं तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ये शिगुफे छोड़ना और चरित्र हनन करना और भ्रम की स्थिति पैदा करना बीजेपी आरएसएस की पहचान है।
इनके एक बहुत बड़े नेता थे जो जनसंघ और भाई बीजेपी के उस समय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और इनके विचार गुरु भी थे। दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी हत्या हुई मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर, तो ये खूब चिल्लाते थे कि इनकी हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए और इसमें राजनीतिक हत्या है। और ये अब इनकी 8-9 साल से यूपी में सरकार है, पहले भी कई बार बन चुकी हैं, केंद्र में 11 साल से सरकार है, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच क्यों नहीं कराई? इसका जवाब देंगे राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की वो खुल गई, अब कैसे कैसे हुई, किसने की? और जनसंघ के और बड़े नेता बलराज मधोक ने किताब लिख के ये आरोप लगाया था कि उनकी हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। ये आरोप बलराज मधोक ने लगाया, जनसंघ के जो अध्यक्ष थे उस समय। वीर सावरकर पे झूठ बोल रहे थे, अब दीनदयाल पे झूठ बोल रहे हो। क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो ना, वीर सावरकर क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? आपका नंबर आया था, जज से बड़े क्या हो तुम? क्योंकि आप झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के। सावरकर के बारे में मैंने केवल एक सरदार पटेल का पत्र उद्धृत किया है। झूठ बोलते हो यार, अब ये तरीका है चित्रा जी, ये इनकी कल्चर है जिसकी ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ठेका लेते हैं, ये इनकी संस्कृति है दंगाइयों। क्यों झूठ बोला पहले? छोटा सा जवाब आनंद दुबे जी। हाँ, तुम गुंडे और मवालियों की पार्टी, आराम से हमें दंगाई बता रहे, गुंडे और मवालियों की पार्टी। अभी हम अब सावरकर और नेहरू पर चर्चा कर रहे हैं, अब गुंडे मवालियों पर आ गए। प्लीज थोड़ा आराम से। ये डिबेट में भी दंगा कर रहे हो। आनंद दुबे जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। करना ये आपकी कल्चर है। चित्रा जी अभी के शर्मा जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम कांग्रेस के साथ चले गए। सुपवा तो बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद जो अजीत पवार जी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ जा सकती है, जो पीडीपी के साथ जा सकती है, जो दुनिया के सारे कुकर्म कर सकती है, वो हमको ज्ञान बांट रही है। अरे भाई, राजनीति जब करना होगा तो हम करेंगे। हमने एक नहीं 10 बार आपसे कहा है कि जब बात देश की होती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। तब इसमें इतना ज्यादा बौखलाने या बेचैन होने का क्या कारण है, मैं वही नहीं समझ पा रहा। कृष्णा हेगड़े जी, 2 लाइन में जल्दी से आपकी बात। देखिए, ये अपने आइडियोलॉजी भूल गए, बाला साहब की आइडियोलॉजी भूल गए, हिंदुत्व भूल गए, खुद का घर नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के बारे में भूल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं था सीज फायर के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है। जो भारत करके दिखाया वो करके दिखाया। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान ने फिर से ललकारा तो पाकिस्तान को ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर सवाल सबसे बड़ा यही है, जो देश के नायक हैं, क्या उस पर देश के भीतर राजनीति होनी चाहिए? क्या दो फाड़ अलग अलग बयान आने चाहिए? कतई नहीं। लेकिन उसके बावजूद इस देश की सियासत है वो जाति की नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर को लेकर जो बातें राहुल गांधी के संदर्भ में कही थी, वो बात आपको जरूर 2 लाइन में करना चाहिए। आपकी दादी भी तारीफ कर चुकी हैं सावरकर की। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से सचिव को लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि सावरकर की प्रशंसा तो इंदिरा गांधी ने भी किया था। और क्या गांधी जी को भी आप नौकर कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब ये बातें कहता है तो फिर उसमें जोड़ा जाता है कि महात्मा गांधी भी अंग्रेज वायसराय को भेजे पत्र में स्वयं को आपका निष्ठावान सेवक लिखते थे। क्या उसके चलते कोई भी उन्हें अंग्रेजों का नौकर कह देगा? हाईकोर्ट के कई जज भी अपने पत्राचार में खुद को सेवक लिख देते हैं। क्या ऐसा लिखने भर से कोई नौकर हो जाता है? इस तरह की बातें हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट के देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से वीर सावरकर के संदर्भ में कही गई थी। लेकिन सावरकर एक ऐसा नाम महाराष्ट्र से लेकर देश की राजनीति में लगातार जिनके नाम को लेकर विवाद गहराता रहता है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखना यह भी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो खामोश है वीर सावरकर पर, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या वो कुछ बोलेंगे? क्योंकि सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।